अब आ जाइए सेक्शन 4A, वेरी इंपॉर्टेंट, हेडिंग से ही क्वेश्चन आएगा मेनली तो इसका। 4A, दिस वॉज इंसर्टेड बाय अमेंडमेंट एक्ट 1986। सेक्शन 4A was inserted by Amendment Act 1986 इफेक्टिव फ्रॉम 19/11/1986। तो ये डेट इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स के लिए, और कम से कम ये जो अमेंडमेंट एक्ट है इसको तो भूल जाना अगर फेल होना हो तो। बैन ऑन एडवर्टाइजमेंट, अब पढ़ लेते हैं क्या कैसा क्वेश्चन आएगा। विच सेक्शन डील्स विद द बैन ऑन एडवर्टाइजमेंट ऑफ डॉरी। सेक्शन 4A। सेकंड क्वेश्चन कौन सा बनता है, बाय विच अमेंडमेंट सेक्शन 4A वाज एडेड। तो दिस इज 1986 अमेंडमेंट। डेफिनेशन पढ़ लीजिए, इसकी लैंग्वेज पढ़ लेते हैं क्या है। इफ एनी पर्सन, दूल्हा दुल्हन का कोई मामला नहीं है। इफ एनी पर्सन क्या करता है, ऑफर्स, इफ एनी पर्सन ऑफर्स व्हाट, एनी शेयर इन हिज प्रॉपर्टी और ऑफ एनी मनी और बोथ एज ए शेयर इन एनी बिजनेस और अदर इंटरेस्ट। इसको समझिए, दिस पर्सन इज ऑफरिंग व्हाट, मैं सर्कल करता हूं, इसको ध्यान से पढ़ना। इसको ऑफर करता है कोई व्यक्ति है ए, और ये व्यक्ति ए, दिस पर्सन ने ऑफर्स दिस, क्या क्या ऑफर कर रहा है ये, एनी शेयर इन हिज प्रॉपर्टी, उसकी संपत्ति में कोई भाग हिस्सा वो ऑफर कर रहा है। क्या कर रहा है, एनी मनी, कोई धन दौलत ऑफर कर रहा है, या दोनों कर रहा है, और बोथ एज ए शेयर इन बिजनेस और अदर इंटरेस्ट, अपने बिजनेस में शेयर ऑफर कर रहा है या कोई अन्य इंटरेस्ट कर रहा है। क्यों कर रहा है, एज कंसिडरेशन फॉर द मैरिज ऑफ हिज सन और डॉटर और एनी अदर रिलेटिव, अपने पुत्र या अपनी पुत्री या कोई अन्य रिश्तेदार के विवाह की कंसिडरेशन के रूप में। अब मैंने पढ़ दिया आपको, अब मैं आपको समझा देता हूं। ये जो सेक्शन है 4A, दिस सेक्शन इज डीलिंग विद व्हाट, ए सिचुएशन व्हेन समवन इज ऑफरिंग थ्रू एडवर्टाइजमेंट ऑफ सम शेयर ऑफ मनी टू समवन हु मैरीज हिज सन और हिज डॉटर और एनी रिलेटिव। ऐसे समझिए, मान लीजिए प्रशांत की शादी हो गई है ना, प्रशांत की शादी हो गई और प्रशांत का साला है एकदम निकम्मा, जिसको कोई अपनी लड़की देने को राजी नहीं है। अब प्रशांत की पत्नी इसके पीछे पड़ी हुई है, मेरे भाई की शादी कराओ, मेरे भाई की शादी कराओ। अब दम निकला जा रहा है इसका, तो इसको लगा कि भाई इसको कोई दुल्हन ऐसे देगा नहीं, तो इसने एक एडवर्टाइजमेंट छपवाया है ना, योग्य वधू चाहिए ब्ला ब्ला ब्ला, है ना, एंड उसमें लिख दिया हु एवर एग्रीज टू मैरी हिम आई शैल गिव हिम ₹10 लाख, मनी हो गया, या आई शैल गिव हिम माई फ्लैट एट कनॉट प्लेस, प्रॉपर्टी में शेयर दे दिया, आई शैल मेक हिम पार्टनर इन माई बिजनेस, ये भी हो सकता है। तो ये किसकी तरफ से हुआ ऑफर, प्रशांत की तरफ से ऑफर हुआ। किसकी शादी के लिए हुआ, ध्यान दो शब्द का, मैरिज ऑफ एनी अदर रिलेटिव, यानी कि साला मेरे एग्जाम्पल में अपने साले की शादी के लिए इन्होंने दिया, ऑफर किया। और किस में कर रहे हैं, अब पढ़ते देखिए, थ्रू एनी एडवर्टाइजमेंट, किसी एडवर्टाइजमेंट के माध्यम से। एडवर्टाइजमेंट कहां पर, इन एनी न्यूज़पेपर, एनी पीरियोडिकल, जर्नल और थ्रू एनी अदर मीडिया, किसी भी प्रकार के मीडिया में, न्यूज़पेपर में, पत्रिका में, मासिक पत्रिका, कोई सी पत्रिका हो, उसमें उन्होंने एडवर्टाइजमेंट दिया।
उस एडवर्टाइजमेंट के माध्यम से इन्होंने कुछ राशि या संपत्ति में हिस्सा, अपने बिजनेस में हिस्सा ऑफर किया। किस लिए? इन कंसिडरेशन ऑफ मैरिज विद माय सन, डॉटर और अदर रिलेटिव। जो कोई भी व्यक्ति मेरे बेटे से शादी करेगा, जो कोई भी मेरी बेटी से शादी करेगा, जो कोई भी मेरे साले, मेरे भतीजे, मेरे ये उनसे शादी करेगा, यानी कि अदर रिलेटिव, उसको मैं ये ऑफर कर रहा हूं। तो ये इन्होंने एक एडवर्टाइजमेंट दिया। नव भारत टाइम्स, अमर उजाला, जितने भी हिंदी और इंग्लिश के न्यूज़पेपर्स हैं वहां पर भरमार होती है जो मैट्रिमोनियल एडवर्टाइजमेंट्स होते हैं। वहां पर हल्का सा कहीं ना कहीं हिंट होता है कि वहां पे क्या होगा, अच्छी शादी होगी। शादी को ऐसे गोल लिखेंगे, शादी एज पर कस्टम्स, ओके, मैरिज एज पर कस्टम्स, मैरिज एज पर स्टैंडर्ड, उस तरीके से। तो वहां पर आपने देखा मैट्रिमोनियल एडवर्टाइजमेंट देखे होंगे। तो अगर मैट्रिमोनियल एडवर्टाइजमेंट में इस तरीके से आप डॉरी को ऑफर कर रहे हो तो दैट विल बी पनिशेबल अंडर सेक्शन 4A। सेक्शन 4A यही कहता है, अगर ऐसा है तो ही शैल बी पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट फॉर ए टर्म विच शैल नॉट बी लेस देन 6 months, जो कि 6 महीने से कम नहीं होगी, जो कि 5 years तक एक्सटेंड कर सकती है, और विद फाइन विच में एक्सटेंड टू 15,000 रुपीज। तो देखो ये है 6 months से लेकर के 5 years तक। 6 months लिख देता हूं। 6 months मिनिमम पनिशमेंट, मैक्सिमम पनिशमेंट 5 years। लेकिन इसमें खास बात क्या है, ध्यान रखना, ये क्या है, देखो और है यहां पर एंड नहीं है, और विद फाइन, तो देयर कैन बी ओनली फाइन एज वेल। तो इम्प्रिजनमेंट ऑब्लिक फाइन, इट मे बी लाइक दिस। तो ये हुआ पनिशमेंट। तो जो जितना पनिशमेंट है सेक्शन 4A में, इसको रट लीजिए, क्योंकि डिफरेंट पनिशमेंट्स हो गए। सेक्शन 4 में भी मिनिमम 6 months का था, लेकिन वहां पर मैक्सिमम था 2 years तक का। यहां पर इन्होंने विच में एक्सटेंड टू 5 years कर दिया इसमें। तो यू में भी कंफ्यूज इन एग्जाम की किसका कौन से सेक्शन में कितना पनिशमेंट था। तो बेसिकली आप लोग क्या करेंगे, सेक्शन 3, 4, 5 के पनिशमेंट को टेबुलर फॉर्म में लिख लीजिए, ताकि कंपैरेटिवली याद रहे आपको कि 3 में ये पनिशमेंट है, 4 में ये है, 4A में ऐसा है। कर लेंगे आप लोग। अब फिर दोबारा पढ़ते हैं, देखो क्या क्या था ये, किस किस को पनिशमेंट मिलेगी। काफी कुछ छुपा है इसमें भी। एनी पर्सन, इफ एनी पर्सन ऑफर्स, अब क्या ऑफर करेगा ये आपको पता है सब। दूसरा, प्रिंट्स और पब्लिशेस और सर्कुलेट्स एनी एडवर्टाइजमेंट, इनको भी मिलेगी। जो व्यक्ति एडवर्टाइजमेंट में ऑफर कर रहा है, ही शैल बी पनिश्ड। द पर्सन हु इज प्रिंटिंग, हु इज पब्लिशिंग एंड हु इज सर्कुलेटिंग दैट एडवर्टाइजमेंट, he shall also be punished. Are you getting this point or not? तो this was the B clause. तो प्रिंट वाले को, पब्लिशर को, सर्कुलेट करने वाले को, उनको भी पनिशमेंट मिलेगा। तो हम तो डूबेंगे सनम, तुम्हें भी डूबेंगे वाली बात है। मैंने अगर ऐसा एडवर्टाइजमेंट दिया तो मेरे लिए तो पनिशमेंट है ही है फिक्स। आप अगर प्रिंट करेंगे, आप अगर पब्लिश करेंगे और अगर आप सर्कुलेट करेंगे तो यू में ऑल्सो बी पनिश्ड। और देखो भैया पनिशमेंट कितना होगा, 6 month मिनिमम और 5 साल तक नप सकते हो, या कोर्ट को दया आ गई तो आपको केवल फाइन छोड़कर भी छोड़ा जा सकता है। लेकिन फाइन भी कितना हो सकता है, 15,000 तक का फाइन हो सकता है आप पर। और वही प्रोविजन है, देखिए फिर कोर्ट में फॉर एडिक्वेट एंड स्पेशल रीजंस, जैसा कि हमने सेक्शन 4 में पढ़ा था, इम्पोज इम्प्रिजनमेंट फॉर ए टर्म लेस देन 6 months। तो सेम है वही कि कोर्ट के पास डिस्क्रेशन है कि वो 6 महीने का जो वेवर है कम करने का है, 6 months से कम का भी पनिशमेंट चाहे तो कर सकती है कोर्ट, वो यहाँ पर दिया गया है। तो ये आपका हो गया सेक्शन 4A। बढ़ जाओ आगे सेक्शन 5।
बहुत इंपॉर्टेंट है एंड मैं दावे से कह सकता हूं केवल हेडिंग से क्वेश्चन आएगा। सेक्शन 5, एग्रीमेंट फॉर गिविंग और टेकिंग डॉरी टू बी वॉइड। बस कौन सा सेक्शन ऐसा कहता है? एनी एग्रीमेंट फॉर द गिविंग और टेकिंग ऑफ डॉरी शैल बी वॉइड। शून्य होगा, पी फॉर प्रीलिम्स लगा लीजिए। समझा देता हूं क्या है ये। एक थे प्रशांत भाई साहब। कौन थे? प्रशांत की शादी की बात चल रही है। मान लीजिए आलिया की तो शादी हो गई है, चलिए किसी का ही मान लेते हैं, ए भट्ट से शादी की बात चल रही है। लेकिन प्रशांत बहुत शाना है, इसको पता है कि अभी इन दोनों लेना देना करूंगा तो फंस सकता हूं मैं। इसने केवल एग्रीमेंट किया कि शादी के 6 महीने बाद या 1 साल बाद आप मुझे इतना पैसा दोगे। या फिर ससुर जी बहुत समझदार थे, उन्होंने कहा आप मुझसे रिटर्न में एग्रीमेंट कर लो, आप चाहो तो इस एग्रीमेंट को रजिस्टर्ड करवा लो, स्टाम्प पेपर पे लिखवा लो, होने वाले दामाद जी मैं आपको 10 लाख रुपए दे दूंगा। प्रशांत ने कहा ठीक है, आप एक काम करो, लिखित रूप में एग्रीमेंट करो, इसमें गवाहों के साइन कराओ, वीडियोग्राफी कराओ, सारे काम कर लिए ने पक्के अपने वाले काम। अब 6 महीने का जो टाइम था वो गया निकल। ससुर जी ने कहा कि नहीं हम तो आपको कुछ देंगे नहीं। अब प्रशांत ने कहा कोई बात नहीं, मेरे पास रिटर्न है, आपके पास रिटर्न एग्रीमेंट है, आई विल गो टू द कोर्ट। कोर्ट ने कहा मिस्टर प्रशांत वी कैन नॉट हेल्प यू, हम आपकी कोई मदद नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते साहब? रिटर्न में है, गवाह हैं, मैं गवाही करा सकता हूं, स्टैम्प पेपर है, रजिस्टर्ड है। कह रहे कुछ भी सही, वो जो एग्रीमेंट है वो कैसा है? दैट इज वॉइड, दैट एग्रीमेंट इज बेसिकली नॉट एग्जिस्टिंग इन द आई ऑफ लॉ, वो लॉ की नजर में शून्य है। दैट इज नॉट एनफोर्सेबल, इसको हम बोलते हैं नॉट। एक ऐसा एग्रीमेंट जिसको कानून के द्वारा लागू नहीं कराया जा सकता, उस एग्रीमेंट को बोलते हैं वॉइड एग्रीमेंट। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में आपने पढ़ा होगा। तो ये कौन सा एग्रीमेंट था? दिस एग्रीमेंट वाज फॉर गिविंग और टेकिंग ऑफ डॉरी। ये जो एग्रीमेंट था दहेज को देने या दहेज को लेने के संबंध में था, और ऐसे सभी एग्रीमेंट वॉइड होते हैं। तो प्रशांत जी को कुछ नहीं मिलेगा उसमें से। आपसे क्वेश्चन कैसे पूछेंगे एग्जाम में? आपसे पूछेंगे साहब कौन सा सेक्शन है जो ऐसा कहता है, विच सेक्शन सेज दैट एग्रीमेंट फॉर गिविंग और टेकिंग डॉरी शैल बी वॉइड। दिस इज सेक्शन नंबर 4, दिस इज सेक्शन नंबर 5, ब्ला ब्ला ब्ला, दिस इज सेक्शन नंबर 5। बस खत्म हो गया काम। अब आ जाइए 6 पर। ये इंपॉर्टेंट है भाई, थोड़ा टेक्निकल भी है और थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी आपको। दिस इज सेक्शन 6, डॉरी टू बी फॉर द बेनिफिट ऑफ द वाइफ और हर हीयर्स। जो डॉरी है, जो दहेज दिया जाता है, वो किसके लिए है? वो वाइफ के बेनिफिट के लिए है या फिर उसके हीयर्स के लिए है, उसके उत्तराधिकारियों के लिए बेनिफिट के लिए है। समझिए क्या है। क्लॉज 1 पढ़िए इसकी। Where any dowry is received by any person other than the woman in connection with whose marriage it is given। ये वाली बात समझिए। तो पहला ही पॉइंट है कि यहां पर डॉरी किसने रिसीव की, जो दहेज है उसको किसने प्राप्त किया। Where any dowry is received by any person other than the bride, ऐसे समझ लीजिए। woman other than the woman in connection with whose marriage it is given, जिस महिला के विवाह के संबंध में ये दहेज दिया गया है उसको हम क्या बोलते हैं? एक शब्द में ब्राइड। उस महिला से अन्य किसी व्यक्ति ने ये जो डॉरी है वो रिसीव की है। अब वो व्यक्ति कोई भी हो सकता है, यानी कि वो पति हो सकता है, वो सास हो सकती है, जेठानी हो सकती है,
और नंद हो सकती है, ससुर जी हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। वो कोई भी, जिस किसी भी व्यक्ति ने वो डॉरी रिसीव की है। वेयर एनी पर्सन, वेयर एनी डॉरी इज रिसीव्ड बाय एनी पर्सन, ये ऐसे पढ़िए, वेयर एनी डॉरी इज रिसीव्ड बाय एनी पर्सन। ये व्यक्ति कौन है? ये बस वधू से अलग कोई व्यक्ति है, अदर देन द ब्राइड, ऐसे मान लीजिए। इसकी ड्यूटी है द पर्सन शैल ट्रांसफर इट टू द वुमेन, उसको, उस इंसान को, इस डॉरी को, इस वुमेन को यानी कि ब्राइड को, दुल्हन को ट्रांसफर करना होगा। ये एक लीगल ड्यूटी है। दिस इज स्टैच्यूटरी ड्यूटी, कंपल्सरी ड्यूटी। उसका ये कर्तव्य होगा कि आपने रिसीव किया था तो आप उस महिला को वापस कर दो। अब ये टाइम आएगा, कितने दिनों में करोगे बस। नंबर 1, कब कब, देखो ध्यान से पढ़ना। इफ डॉरी वॉज रिसीव्ड बिफोर मैरिज, अगर विवाह से पहले रिसीव किया था तब कब वापस करोगे? विद इन 3 months आफ्टर द डेट ऑफ मैरिज। इन डेट को याद कर लीजिए, इन डेट से P for प्रीलिम्स क्वेश्चन आएगा, लिख लीजिएगा। तो अगर विवाह से पहले आपने दहेज लिया था, देन आपको विद इन 3 months, 3 months कहां से? फ्रॉम द डेट ऑफ मैरिज से। सपोज कीजिए 1/12/22 को शादी हुई, इससे 15 डेज पहले 15/11/22 को ही रिसीव द डॉरी। देन 3 months विल बी काउंटेड फ्रॉम द डेट ऑफ द मैरिज, यानी कि यहां से 3 months काउंट कर लीजिए। आपको विद इन 3 months आपको ये वापस करने पड़ेंगे, समझें? ये कैसे है? मान लीजिए शिवानी वरदान की शादी हो गई, इन्हें सब पता है कि मेरे पिताजी ने क्या क्या दिया था। इनको ये भी पता है कि सारा माल सासू जी ने लेकर रखा हुआ अपने कब्जे से, सारे गहने, सारे जो ऑर्नामेंट्स हैं उनके कब्जे में हैं। अब ये इंतजार करती रही, अब देंगी, कल देंगी, परसों देंगी। सासू जी भी बड़े चालाक थी, टालती रही, कभी किसी बहाने कभी किसी बहाने। तो एट लास्ट शिवानी वरदान समझा सकती हैं कि देखो सासू जी, आपने जो ऑर्नामेंट्स हैं ये लिए थे शादी से पहले, बिफोर मैरिज। नाउ यू विल हैव टू रिटर्न इट विद इन 3 months फ्रॉम द डेट ऑफ मैरिज। 3 महीने के हो गए हैं, 3 महीने हो जाएंगे उस डेट को। अभी है जनवरी, फरवरी, मार्च, समझे? तो इन 3 महीने के अंदर मेरे गहने मुझे वापस मिल जाने चाहिए। आपकी ड्यूटी है सेक्शन 6 में। प्लीज लेट मी नो आपको बात समझ में आगे नहीं आ गई। तो क्वेश्चन प्रीलिम्स में कहां से आएगा ये क्वेश्चन? आपको इस मैट्रिक्स पे ध्यान रखना पड़ेगा। क्या कि कब आपने दहेज लिया, बिफोर मैरिज लिया था, और कब आपको वापस करना पड़ेगा। तो 3 सिचुएशन है, इन तीनों सिचुएशन में डेट और टाइमिंग का ध्यान कर लीजिए बस। इफ द डॉरी वॉज रिसीव्ड एट द टाइम ऑफ मैरिज और आफ्टर, शादी के समय, शादी के बाद, अगेन विद इन 3 months आफ्टर द डेट ऑफ रिसीव्ड। बस शादी के दिन लिया, अगर शादी वाले दिन लिया, शादी के बाद में लिया, तो जिस डेट पर आपने लिया उस डेट से आप 3 महीने काउंट कर लीजिए, बस आपको वापस करना पड़ेगा। और when the woman was minor, जब आपने दहेज लिया था तब वुमेन माइनर थी, तो तब आपको वापस करना पड़ेगा विद इन 3 months when she attained the age of 18 years। जैसे वो 18 साल की हो जाती है, 18 साल से होते ही उसको 3 महीने के अंदर आपको उसको वापस करना पड़ेगा। तो ये हुए आपके ABC 3 डिफरेंट सिचुएशन है कि आपने वो दहेज कब लिया। शादी से पहले लिया तो शादी की डेट से 3 महीने के अंदर, शादी वाले दिन लिया या शादी के बाद लिया तो
जिस दिन आपने लिया उस दिन से दिन काउंट करना शुरू कर दीजिए डेट ऑफ रिसिप्ट से 3 मंथ्स के अंदर। वो लड़की अगर माइनर थी तो जब वो 18 साल की हो गई उस डेट से आप 3 महीने के अंदर उसको वापस करोगे। ये आपकी ड्यूटी है सेक्शन 3 में। गॉट इट? तो यहां पर आपको काम यही रखना है कि कंफ्यूज नहीं होना कि कौन सी डेट से काउंट करना है। सो दीज आर द, देखिए कौन कौन सी कंटिजेंसी देखी हम लोगों ने। बिफोर मैरिज देखा, डॉरी रिसीव्ड बिफोर मैरिज, डॉरी रिसीव्ड एट द टाइम ऑफ मैरिज, आफ्टर द मैरिज, और व्हेन वुमेन वाज माइनर। ये 3 डिफरेंट सिचुएशंस हैं। तीनों महीने का दिन कॉमन है, 3 मंथ्स सब में है। बस आपको डेट ध्यान रखनी है। यहाँ पर डेट ऑफ मैरिज है, यहाँ पर डेट ऑफ रिसीव्ड है, और यहाँ पर है व्हेन शी अटेंड एज ऑफ 18 ईयर्स। यहीं से प्रीलिम्स का क्वेश्चन बन जाएगा आपका। अब अगली लाइन पढ़िए, एंड पेंडिंग सच ट्रांसफर शैल होल्ड इट इन ट्रस्ट फॉर द बेनिफिट ऑफ वुमेन पी फॉर प्रीलिम्स। यहां से क्वेश्चन आएगा, समझ लीजिए इसी लाइन से। जब तक आप ट्रांसफर नहीं करते हैं उस प्रॉपर्टी को, जब तक आप उस प्रॉपर्टी को ट्रांसफर नहीं करते हैं तब तक आप किस कैपेसिटी में आप उसको रखोगे अपने पास। तो यू विल होल्ड द प्रॉपर्टी इन ट्रस्ट, यानी कि एज ए ट्रस्टी आप रखोगे फॉर द बेनिफिट ऑफ द वुमेन। उस प्रॉपर्टी के उस लेडी के आप ट्रस्टी कहलाओगे, और वो लेडी कहलाएगी बेनिफिशियरी। अगर मान लीजिए खेत खलियान है तो उसकी सारी इनकम जाएगी बेनिफिशियरी के नाम पर। अगर वो प्लॉट ऐसा है जहां से रेंट आना है तो उसके रेंट सारा एक्यूमुलेट होकर के सारा पैसा इकट्ठा करके दोगे आप दुल्हन को। यू आर इन द कैपेसिटी ऑफ ट्रस्टी। ठीक, ध्यान रखना इस बात का बस। तो यहां से क्वेश्चन पूछेगा कि किस कैपेसिटी में वो उस प्रॉपर्टी को होल्ड करेंगे। पेंडिंग सच ट्रांसफर, वो जो 3 महीने का टाइम है, जब विद इन 3 मंथ्स आपको वापस करना था, उस 3 महीने में आपकी कैपेसिटी क्या होगी? योर कैपेसिटी विल बी ऑफ ट्रस्टी एंड शी विल बी द बेनिफिशियरी। अब आ जाइए यहां पर, अगर वो ऐसा भी हो सकता है, अगर वो नहीं करे, अब ऐसे भी तो बहुत लोग होंगे, सासू बहुत होंगी ना ऐसी, जो 3 महीने के अंदर वापस नहीं करेंगी, उनका तब क्या हाल होगा ये समझिए। If any person fails to transfer any property as required this within time limit, he shall be punishable with imprisonment which shall not be less than 6 months, जिसकी सजा 6 महीने से कम की नहीं होगी। समझे? बट विच में एक्सटेंड टू 2 years, तो 2 साल तक बढ़ सकती है। विद फाइन, और है यहाँ एंड नहीं है। विच शैल नॉट बी लेस देन 5,000 रुपीज, 5,000, कम से कम 5,000 तक का जुर्माना, और जो कितना बढ़ सकता है 10,000 रुपीज तक बढ़ सकता है, या दोनों भी हो सकते हैं। तो वही बात है, सजा को समझाने की जरूरत नहीं है मुझे। सजा आप लोग याद कर लीजिएगा कि मिनिमम 6 मंथ्स, 2 साल तक की भी हो सकती है। आपको फाइन भी हो सकता है। फाइन कितना होगा? 5,000 से कम नहीं होगा, 10,000 तक का भी हो सकता है, या फिर दोनों ही सजा सुनाई जा सकती है। तो ये सजा किसकी है? जिस व्यक्ति को प्रॉपर्टी ट्रांसफर करनी थी बट ही फेल्ड टू ट्रांसफर। नेक्स्ट, वेयर द वुमेन डाइज, कौन सी वुमेन है ये? एंटाइटल्ड टू एनी प्रॉपर्टी अंडर सबसेक्शन 1। ये वो सिचुएशन है कि अगर अब जो महिला मर भी तो सकती है ना, उन 3 महीने में उस महिला की डेथ हो गई, तब क्या होगा? वेयर द वुमेन, कौन सी वुमेन? एंटाइटल्ड टू एनी प्रॉपर्टी अंडर सबसेक्शन 1, जो महिला सबसेक्शन 1 में संपत्ति की हकदार थी, एंटाइटल्ड थी। इफ शी डाइज देन प्रॉपर्टी किसको दोगे? तब तो सासू रख लेगी ना, ना ना। द हियर्स ऑफ द वुमेन शैल बी एंटाइटल्ड टू क्लेम इट, जो उसके उत्तराधिकारी हैं वो उस संपत्ति को उस व्यक्ति से क्लेम करने के हकदार होंगे। फ्रॉम द पर्सन होल्डिंग इट फॉर द टाइम बीइंग, जिस व्यक्ति के पास अभी इस समय जो प्रॉपर्टी है उससे उनके जो हियर्स हैं वो उसको क्लेम कर सकते हैं। और यहां लिखो पी फॉर प्रीलिम्स, हियर्स ऑफ द वुमेन। यहां से क्वेश्चन बनता है वेयर द वुमेन डाइज बिफोर रिसीविंग इट, अगर वो महिला मर जाती है तो फिर हु विल टेक दैट प्रॉपर्टी? क्या प्रॉपर्टी वो उसी के पास रह जाएगी जिसके पास थी? नहीं,
या ये पति के पास रहेगी, क्या ये सासू जी के पास रहेगी? नो, उसके जो उत्तराधिकारी होंगे उसकी डेट पे उसको वो क्लेम कर सकते हैं इसको। नेक्स्ट, वेयर सच वुमेन डाइज, अगर ऐसी महिला मर जाती है, कब? विद इन 7 years ऑफ हर मैरिज, विवाह के 7 वर्ष के अंदर अंदर। कैसे? अदरवाइज देन ड्यू टू नेचुरल कॉजेज बिफोर प्लिम्स। ये कौन सी सिचुएशन आ गई अब? ये बड़ी भयंकर सिचुएशन आ गई है। ये सिचुएशन आ गई है कि व्हेन दी वुमेन डाइज, 2 कंडीशंस। पहली कंडीशन क्या है? विद इन 7 years ऑफ हर मैरिज, अपने विवाह के 7 वर्ष के अंदर ही वो मर जाती है। तो देखो, जब अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु कभी भी हो सकती है, तो रीजन, जो कॉज ऑफ द डेथ मे बी नेचुरल और इट मे बी अननेचुरल। तो यहां पर जो डेथ की बात कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं? लाइन पढ़ो जरा इसको। अदरवाइज देन ड्यू टू नेचुरल कॉजेस, यानी कि अननेचुरल कॉज से डेथ जो हुई है, कैसे हुई है? अननेचुरल कॉज से हुई है। अब अननेचुरल कॉज में क्या हो सकता है? उस महिला को हो सकता है किसी ने मार दिया हो, ये हुई होमिसाइड, किसी व्यक्ति के द्वारा मारा जाना, या उस महिला ने खुद सुसाइड कर लिया हो। तो होमिसाइड एंड सुसाइड दोनों ही कैसी हैं? अदरवाइज देन नेचुरल कॉजेस हो गया। तो यदि उस व्यक्ति की डेथ किसी के मारे जाने के द्वारा हुई हो या उसने खुद सुसाइड कर लिया हो, तब क्या होगा उस प्रॉपर्टी का? सच प्रॉपर्टी शैल इफ शी हैज नो चिल्ड्रन बी ट्रांसफर टू हर पेरेंट्स, इफ शी हैज चिल्ड्रन बी ट्रांसफर्ड टू सच चिल्ड्रन, पेंडिंग सच ट्रांसफर बी हेल्ड इन ट्रस्ट फॉर सच चिल्ड्रन। बस ये देखा जाएगा कि भाई प्रॉपर्टी किसको, अब वो डेथ तो हो गई, 7 वर्ष के अंदर हो गई, तो प्रॉपर्टी किसको जाएगी? या तो बच्चों को जाएगी या उसके पेरेंट्स को जाएगी। चिल्ड्रन और पेरेंट्स, चिल्ड्रन और पेरेंट्स। तो फर्स्ट प्रायोरिटी किसकी हो गई? अगर इफ शी है चिल्ड्रन, बच्चे हैं, तो फिर प्रॉपर्टी बी ट्रांसफर टू सच चिल्ड्रन, फिर तो कुछ सोचना ही नहीं है। और अगर बच्चे नहीं है, इफ शी हैज नो चिल्ड्रन देन द प्रॉपर्टी शैल बी ट्रांसफर टू हर पेरेंट्स। तो ये मुश्किल नहीं है, लेकिन आपके लिए मुश्किल है। ये क्या क्या डाला मैंने? देखो, मुश्किल इसलिए नहीं है क्योंकि बहुत डीपर कॉन्सेप्ट नहीं है कि आपको जैसे रेस जुडिकेटा हो गया, कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकेटा हो गया, समझने में ही टेंशन हो जाए, तो उस तरीके से मुश्किल चीज नहीं है ये। लेकिन अगर याद करना हो, अगर मैं दोबारा पूछ लूं आपसे, तो आपके लिए थोड़ा दिक्कत वाली बात हो जाएगी, क्योंकि अब कब ऐसे होगा, कब वैसे होगा। तो इसको आपने बोल बोल कर ढंग से याद करना पड़ेगा। आपको एक ट्रिक दे देता हूं। अपने घर में भैया, भाभी, पिताजी, मम्मी, उन सबको ये एक्ट पढ़ा डालो कि देखो मम्मी, भाभी के गहने रख तो लिए हैं, 3 महीने के अंदर वापस कर देना। अच्छा, कब लिए तुमने? शादी से पहले लिए थे, तो शादी के 3 महीने के अंदर वापस करने हैं। और नहीं तो पता क्या हो सकता है? इतने महीने की जेल हो सकती है, इतना पनिशमेंट हो सकता है। ऐसे 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 2-4 बार समझाओगे घर वालों को। जिसके घर वाले ना सुने, वो अपने घर में तकिया रख ले, उसी के अंदर प्रिज्यूम कर ले, उसी के अंदर कि हाँ भाई एक जीवित व्यक्ति है। जैसे हम लोग मंदिर में करते हैं ना, भगवान शिव की मूर्तियों में भगवान को मान लेते हैं ना, एज्यूम तो करते हैं हम लोग, वैसे ही आप तकिए को कर सकते हो, वैसे एक विजुलाइज कर सकते हो। और फिर उसको समझाओ कि देखो ऐसा ऐसा हो सकता है। 7 years के अंदर डेथ हो गई, एक बात, अननेचुरल डेथ हुई, 2 बात, तब फिर प्रॉपर्टी जाएगी, बच्चों को जाएगी, जाएगी पेरेंट्स को। बच्चे हैं तो बच्चों को भेजो, और नहीं तो फिर पेरेंट्स को भेज देना, प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर देना। छोटी सी बात है, हो गया। और जब तक ट्रांसफर नहीं करोगे, तब तक इन ट्रस्ट फॉर सच चिल्ड्रन, जब तक बच्चों को ट्रांसफर नहीं कर रहे हो, तब तक ये माना जाएगा प्रॉपर्टी बी हेल्ड इन ट्रस्ट फॉर द चिल्ड्रन। दिस इज सब क्लॉज 3A वेयर ए पर्सन, कौन सा पर्सन? हु इज कन्विक्टेड,
Why he is convicted? He is convicted under subclause 2 for failure to transfer any property as required by subsection 1 और subsection 3. ये वो व्यक्ति है जिसने प्रॉपर्टी का ट्रांसफर नहीं किया, फेलियर टू ट्रांसफर, इसलिए उसको सजा हो गई. तो ही इज द पर्सन हु इज कन्विक्टेड फॉर फेलियर टू ट्रांसफर. अच्छा, आगे क्या? ही हैज नॉट ट्रांसफर्ड सच प्रॉपर्टी बिफोर हिज कन्विक्शन. लो जी लो, इस व्यक्ति को सजा भी हो गई और इसने अपने कन्विक्शन से पहले भी उस प्रॉपर्टी को ट्रांसफर नहीं किया था. He has not transferred such property. He has not transferred such property to the woman entitled or heirs or parents. उसके महिला को या फिर उसके heirs को या बच्चों को या पेरेंट्स को, जैसा भी मामला बनता है, उनको प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं की. और कहां पर आ गया मामला? कन्विक्शन होने वाला है भाई. तो कन्विक्शन भी हो गया तुमने और अभी तक तुमने प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं की, तो कोर्ट क्या कर सकती है? देन कोर्ट शैल, यहां पर है शैल, कोर्ट ऐसा करेगी. कोर्ट शैल डायरेक्ट निर्देशित करेगी. क्या? कैसे करेगी? बाय ऑर्डर इन राइटिंग करेगी. क्या? दैट सच पर्सन शैल ट्रांसफर द प्रॉपर्टी टू सच वुमेन और हर हियर्स और पेरेंट्स और चिल्ड्रन. तो कोर्ट जो है, जो कन्विक्टिंग कोर्ट है, जो उसको सजा सुना रही है, जिसने उसको दोष सिद्ध किया है, उसकी ये ड्यूटी है. और यहां पर वर्ड है शैल, इसलिए यहां लगाएंगे पी फॉर प्लिम्स, कि कोर्ट ऐसा करेगा ही, कोर्ट को ऐसा करना होगा. द कोर्ट शैल डायरेक्ट निर्देशित करेगा. और कैसे करेगा? अगेन प्लिम से क्वेश्चन आएगा. जो डायरेक्शन कैसे होगी? बाय ऑर्डर इन राइटिंग, लिखित रूप में आदेश पारित करेगा कोर्ट. क्या करेगा? दैट सच पर्सन शैल ट्रांसफर द प्रॉपर्टी, उस प्रॉपर्टी को ट्रांसफर कर दे. यदि महिला के फेवर में करना है तो महिला के फेवर में कर, वो नहीं है तो उसके हेयर्स में कर, उसके पेरेंट्स को कर या चिल्ड्रन को कर, जो हमने सिचुएशन डील करी है एज पर द लॉ. लेकिन प्रॉपर्टी तुम्हें ट्रांसफर करनी होगी. यू गॉट इट? और ये क्या है? ये लाइन खासकर यहां से फिल्म से क्वेश्चन फिर आएगा. इन एडिशन टू अवॉर्डिंग पनिशमेंट अंडर दैट सबसेक्शन. इन एडिशन, ये पनिशमेंट से अलग है. इन एडिशन, दिस इज इन एडिशन टू अवॉर्डिंग ऑफ पनिशमेंट. ये दंड सुनाया जा रहा है उससे अतिरिक्त है. ये इन एडिशन है, यानी कि जो पनिशमेंट जाना है 6 महीने, साल, 2 साल, जो भी भेजना है उसको जेल में भेजना है, जो फाइन लगाना है वो फाइन लगेगा, उनसे अतिरिक्त इन एडिशन ये ऑर्डर इन राइटिंग होगा कि ही शैल ट्रांसफर द प्रॉपर्टी टू द वुमेन, पेरेंट्स, चिल्ड्रन, हियर्स एटसेट्रा. प्लीज लेट मी नो आपके पास समझ में आई नहीं आई. विद इन सच पीरियड एज में बी स्पेसिफाइड, और वो प्रॉपर्टी उतने अंतराल में करनी होगी जितना कि ऑर्डर में लिखा होगा. एंड इफ सच पर्सन फेल्स टू कंप्लाई विद द डायरेक्शन, एन अमाउंट इक्वल टू द वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी मे बी रिकवर्ड एज इफ इट वर ए फाइन इम्पोज बाय सच कोर्ट. बस. और अगर वो व्यक्ति, इफ सच पर्सन फेल्स टू कंप्लाई विद द डायरेक्शन, डायरेक्शन कौन सी? डायरेक्शन टू ट्रांसफर द प्रॉपर्टी. अगर वो व्यक्ति उस डायरेक्शन को फॉलो नहीं करता है, कंप्लाई नहीं करता है, वो प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं की. मान लीजिए एक बाइक थी 1 लाख रुपए की, या एक घर था 10 लाख का, एक कोई प्लॉट था 20 लाख का, आपने वो प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं की. तब कोर्ट के पास क्या है? उसकी वैल्यू के बराबर एन अमाउंट, देखो ये लाइन पढ़ो, एन अमाउंट इक्वल टू द वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी. इतना जितनी प्रॉपर्टी है जितनी की वैल्यू है
उतना उससे रिकवर किया जाएगा, मे बी रिकवर्ड फ्रॉम हिम, उतने की उससे रिकवरी की जाएगी। और कैसे की जाएगी? एज इफ इट वर ए फाइन, जैसे कि उस पर इतना फाइन इम्पोज किया गया हो। यानी कि अगर 20 लाख की प्रॉपर्टी थी तो आपसे 20 लाख रुपए भाई साहब रिकवर करे जाएंगे। अच्छा, रिकवरी का प्रोसीजर क्या होगा? तो रिकवरी का प्रोसीजर वही होगा जैसे कोर्ट ने आप पर फाइन लगाया हो, और आप फाइन ना दें तो आपसे जिस तरीके से फाइन की वसूली हो सकती है, वैसे ही कोर्ट आपसे ये वाला पैसा, प्रॉपर्टी का पैसा आपसे निकलवाएगी। तो आपसे फिल्म से क्वेश्चन ये आएंगे कि कितना अमाउंट रिकवर करवाएगी? वो रिकवर कराएगी इक्वल टू द वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी। जितनी प्रॉपर्टी की वैल्यू है उतनी उसी के बराबर, उसी के समान रिकवरी करवाएगी। कैसे रिकवरी करवाएगी? इस लाइन से, ब्लू लाइन से, एज इफ इट वर फाइन इम्पोज बाय सच कोर्ट, जैसे कि ये फाइन रहा हो कोर्ट के द्वारा दिया गया। ठीक है, एंड बस खत्म। फाइन एंड पे टू सच वुमन एज द केस में बी पेरेंट्स हियर्स चिल्ड्रन। भाई इतना ध्यान रखना है आप लोगों ने कि उससे कहा जाएगा। तो मैं आपको वैसे समझाया था लबो लबाब क्या है। सेक्शन 6 में भाई साहब अगर आपने प्रॉपर्टी रिसीव की है तो ईमानदारी से 3 महीने के अंदर इसको वापस कर देना। नहीं करी तो सजा होगी। फिर क्या प्रॉपर्टी बच जाएगी? ना, तुम्हें कोर्ट ऑर्डर करेगी, सजा के साथ साथ तुम्हें प्रॉपर्टी फिर भी वापस करनी पड़ेगी। तब भी नहीं करूं तो बेटा फिर कोर्ट जो है आपको फिर अलग से ऑर्डर करेगी कि आपसे उस संपत्ति के बराबर पैसा ऐसे रिकवर कराया जाए जैसा कि उस कोर्ट ने आपको फाइन लगाया हो। यह है सारी बात इसमें। नथिंग कंटेन्ड इन दिस सेक्शन शैल अफेक्ट द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 3 और 4। ये नेक्स्ट क्लॉज है इसमें कि जो सेक्शन 3 में हमने पढ़ा गिविंग, टेकिंग और अबेटमेंट जो पनिशमेंट था, सेक्शन 4 था डिमांड था, ये उनसे अलग है। सेक्शन 6 की जो लायबिलिटी है दिस इज इन एडिशन टू दी सेक्शन 3, 4। जैसे एक व्यक्ति है ए, इस व्यक्ति ने डिमांड की, सेक्शन 4 में लायबिलिटी हुई। डिमांड उसकी पूरी हो गई, सेक्शन 3 में लायबिलिटी हो गई। जो दहेज मिला वो उसने रिसीव किया और इसने वो वापस नहीं की प्रॉपर्टी, तो सेक्शन 6 में लायबिलिटी हो गई। तो इस क्लॉज का मतलब ये है कि जो सेक्शन 3 और 4 की लायबिलिटी है वो तो रहेंगी। सेक्शन 6 की लायबिलिटी का सेक्शन 3 और 4 की लायबिलिटी से कोई लेना देना नहीं है। प्लीज लेट मी नो आपको ये क्लॉज समझ में आई या नहीं आई।